बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का फ़र्स्ट एरा। हम आज डिस्कस करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनका जो पहला दौर है वो कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विकली जो है इस टॉपिक का रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे तो हम ये जो पॉइंट्स हैं इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर उसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे इनके क्या क्या थे, और उसके बाद हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है इनकी कुल्लियन कैसी रही, फिर सार्क की कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसके बाद इनकी अचीवमेंट्स देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इनकी हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, यानी कि जो पस मंज़र है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें बताता है कि भाई हुकूमत जो है वो बनी कैसे। तो पस मंज़र क्या रहा, तो पस मंज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, दो इवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रही। एक तो जो है वो जनरल ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत थी। अब ज़िया-उल-हक साहब का जो दौर है ये तकरीबन 11 साल पर मुहित था, और दूसरा इसमें आईजीआई का जो है वो अलायंस बना इलेक्शन से पहले का, ठीक है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का। ये जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था इसके अंदर जो है वो 9 पार्टीज़ शामिल थी जो कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में थी, यानी कि एक साइड पे पीपल्स पार्टी और दूसरी साइड पे 9 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इसे शिकस्त देने के लिए। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें तो हम ये देखते हैं कि ज़िया-उल-हक साहब का जो दौर रहा 11 साल, ये जो दौर था, इन 11 सालों के दौरान क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो बहुत बुरा हुआ, यानी पीपल्स पार्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और इनको जेलों में बंद किया गया। ख़ास करके जो भुट्टो साहब थे, जब उनको फांसी दी गई तो उसके बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा के ऊपर बहुत मुश्किल हालात आए और बहुत मुश्किल से इन्होंने मैनेज किया या पार्टी को ज़िंदा रखा। ये बहुत बार जेल भी गई और उसके बाद फिर जो है इन्हें जलाद वतन कर दिया गया 1984 के अंदर, यानी कि एग्ज़ाइल में भेज दिया गया। फिर ये 1986 के अंदर, यानी 2 साल बाद 1986 में जो है ये वापस आई लाहौर, और उसके बाद जो है ये एक पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है इन्होंने बिल्ड किया, या एक कंपेन जो हम कह सकते हैं बिल्ड की। वो कंपेन क्या थी कि बहाली जमहूरियत, यानी कि जो जमहूरियत थी, जो डेमोक्रेसी थी, उसको कहा गया कि भाई बहाल करें ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि इससे पहले 1985 के अंदर भी जो है वो हुकूमत बन चुकी थी जुनेजो साहब की, जो कि आशीर्वाद से बनी थी, किसके, जनरल ज़िया-उल-हक साहब के। इन्होंने अपना ही जो है बंदा लाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि जुनेजो साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर्स मानने से इनकार किया ज़िया-उल-हक साहब के, उसके नतीजे के तौर पे 1988 यानी 1988 में इनकी हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया गया। अब इनकी हुकूमत घर गई और नए इलेक्शंस जो हैं वो ज़िया-उल-हक साहब जो हैं इन्होंने अनाउंस कर दिए कि भाई हम जो है वो नए इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। अब जब नए इंतखाबात कहा तो वो गैर जमाती बुनियादों पर थे। गैर जमाती से मुराद कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि भाई मैं मुस्लिम लीग हूँ और मैं पीपल्स पार्टी हूँ। लेकिन अब हुआ क्या कि इसी दौरान जो है वो 17 अगस्त 1988 को क्रैश हो गया प्लेन इनका, ज़िया-उल-हक साहब का C-130। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि ज़िया-उल-हक साहब तो शहीद हो गए, और ज़िया-उल-हक के शहीद होने के बाद जो है वो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अब ये इलेक्शंस गैर जमाती बुनियादों पर नहीं होंगे, बल्कि ये कैसे होंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर जो है वो हिस्सा ले सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो क्या थी जी, कि जो सेनेट के चेयरमैन थे, क्योंकि जो सेनेट के चेयरमैन होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो जब ज़िया-उल-हक साहब शहीद हो गए तो ग़ुलाम इसाक़ खान साहब जो है वो क्या हुए जी, वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। अब ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। उसके बाद हमने देखा दूसरी साइड पे क्या हुआ कि भाई दूसरी साइड पे जो आईजीआई थी, यानी आईजीआई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो था 9 पार्टीज़ का, ये 9 पार्टीज़ का जो इत्तेहाद है, इन्होंने पूरी की पूरी भरपूर कोशिश की, और भरपूर कोशिश क्या की कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह से किक आउट किया जाए इलेक्शन में से। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझना है कि ये जो आईजीआई थी ये राइट विंग पार्टी थी, ऐसा ही है। अब ये जो राइट विंग पार्टी थी, राइट विंग का मतलब ये इस्लाम की फॉलो करने वाली थी। अब इस पे हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे और आपको ये बताऊंगा कि राइट विंग या लेफ्ट विंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो राइट विंग या कंजर्वेटिव पार्टी जो कि
इस्लाम का स्लोगन लगा के जो है इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, आईजेआई में जितनी पार्टीज़ थी, चाहे वो यहाँ पे पीएमएल थी यानी कि नवाज शरीफ साहब भी जिसके अंदर शामिल थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 1988 के अंदर जो है वो उस टाइम पे जब अभी इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो पंजाब के वज़ीर आला भी थे, क्योंकि ये 1985 के अंदर जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बने थे। और किसने बनाया था? ज़िया-उल हक साहब ने बनाया था, उनके मंजूर नज़र थे, क्योंकि ये 1981 के अंदर क्या थे, ये उनके वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के अंदर। तो चलिए अब इस टाइम पे हम इसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन अब ये जो आईजेआई है ये राइट विंग पार्टी थी और पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी थी, यानी कि लेफ़्ट विंग की पार्टी। ये हमेशा लेफ़्ट विंग की सियासत करती है और मज़हब को जो है वो शामिल नहीं करती अपने स्लोगन्स के अंदर। तो अब ऐसे में ये राइट विंग और लेफ़्ट विंग का मुकाबला था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मर्दों की दुनिया में औरत का मुकाबला था। ठीक है, तो क्योंकि ये तमाम के तमाम सियासी लोग जो है वो मजहबी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बहुत ज़्यादा जो है वो करैक्टर असैसिनेशन की कि भाई ये औरत हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये मुल्क की सरबराह नहीं हो सकती। और इंटरनेशनली भी जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उस साइड से भी इनको सपोर्ट हासिल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन हुए तो क्या हुआ जी कि पीपल्स पार्टी जीत गई। हालांकि आईजेआई ने क्या किया, या मुस्लिम लीग ने जो है वो क्या किया, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, उन्होंने इनकी पिक्चर्स वगैरह जो है वो पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की, जहाज़ों से फेंकी कि भाई ये देखो आप कैसी औरत को जो है वो इलेक्शंस में जो है वोट देने जा रहे हो। तो इस तरह से कुछ मामलात हुए जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या निकलता है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि 9 जो सियासी जमातें थीं, यानी जो आईजेआई थी, वो आईजेआई जो है वो हार जाती है और पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाती है। और पीपल्स पार्टी जीतती है और मरकज़ के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रही। उसके बाद दूसरी साइड पर अगर देखें आईजेआई, तो आईजेआई को भी जो है वो 45 के करीब जो है वो, यहाँ पे इनको 97 के करीब वोट्स मिले, यहाँ पे इनको 45 के करीब वोट्स मिले। लेकिन आईजेआई की जो सक्सेस रही वो क्या रही कि जो उन्होंने सोचा था वो हो तो नहीं सका, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो इन्हें हुकूमत मिल गई। पंजाब के अंदर क्योंकि अक्सरियत जो है वो आईजेआई की थी, तो इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है कहा जाए वो अपनी सीट बचाने में पंजाब के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन मरकज़ के अंदर जो है वो हुकूमत किसकी आई? पीपल्स पार्टी की। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के पास भी जो है वो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी जिसको कहा जाता है, वो नहीं थी। तो इसलिए बअमर मजबूरी फिर क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अपने साथ जो है वो मिलाना पड़ा एमक्यूएम को, जिसको हम नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एमक्यूएम की भी 13 सीट्स थी, इनको साथ मिला के जो है फिर यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। तो यानी इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे ये जो 1988 के इलेक्शंस थे, जिसमें हर तरह से कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें कामयाब रही और इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। अब अगर बात करें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एज ए प्राइम मिनिस्टर की, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास ये एजाज़ है सबसे पहला कि वो सबसे यंगेस्ट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहीं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि 35 इयर्स की एज में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो ये सबसे यंगेस्ट थी। दूसरा, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो है वो पहली खातून थी जो है जिन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर बनी। तो इस तरह से इनके पास ये एजाज़ आया। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर तो बन गई, लेकिन क्योंकि चाहता तो नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। ख़ास करके अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जिक्र ये भी कर दें कि ये जो आईजेआई है, ये आईजेआई बनाई किसने थी, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ आ जाए। तो आईजेआई बनाई थी जी आईएसआई ने। ठीक है, आईएसआई और जनरल हमीद गुल साहब जो थे, हमीद गुल साहब ने बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है इसे की आईजेआई को, क्योंकि हमीद गुल साहब की या आर्मी की या इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, उसकी भरपूर कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी ना जीते, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं रही किसी भी ज़माने के अंदर। तो इसलिए उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी जो है वो ज़िया-उल हक साहब ने दी थी, आर्मी ने। तो इसका मतलब ये है कि और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह भी चुकी थी, तो ऐसे में जो है वो आईएसआई किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि भाई जो है वो हुकूमत किसकी बने जी, हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की बने। तो इसलिए आईजेआई को शिकस्त भी हुई, लेकिन फिर भी अब जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जो आर्मी थी या जो आईएसआई थी, वो आराम से बैठने वाली तो थी नहीं कि भाई हुकूमत बनी है तो अब क्या होगा। तो अब ऐसे में चैलेंजेस तो थे। अब अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में बहुत से चैलेंजेस में सबसे पहले जो है वो एक चैलेंज रहा, वो रहा जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फिर फ़ौज की तरफ से, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, फ़ौज की तरफ से रहा, और फ़ौज की एजेंसी यानी आईएसआई की तरफ से रहा कि आईएसआई पहले दिन से ही जो है वो स्टार्ट हो गई किसी तरह से इस हुकूमत को ना चलने दे।
दूसरा जो चैलेंज रहा वो जो राइट विंग था उसकी तरफ से रहा। राइट विंग चाहे पाकिस्तान के अंदर था या चाहे इंटरनेशनली था, ख़ास करके अगर हम बात करें सऊदी अरब की भी, तो सऊदी अरब